हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये एक ही सिंगल मैराथन वीडियो में आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को दोस्तों हमने ब्रॉडली 7 चैप्टर्स के अंदर कवर किया है। उसके अलावा दोस्तों हम 3 सब्जेक्ट की मैराथन क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपने वे क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएई के नाम से, ठीक है, यूपी पीएससी एई के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप उन 3 सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ, एक कंप्लीट ओवरव्यू। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों जो हेल्थ हम समझते हैं कि भाई अगर कोई बीमारी नहीं है या भाई कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको ये मान लेते हैं कि भाई ये पर्सन हेल्दी है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ का मतलब क्या है कि भाई कंप्लीट फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो, ठीक है। तो इन तीनों के कम्बिनेशन से अगर उसके भाई करेक्ट हैं तभी हम क्या कहेंगे, वो पर्सन हमारा हेल्दी है। तो WHO के अकॉर्डिंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वो पर्सन हमारा वेलबींग होना चाहिए। ए हेल्दी इंडिविजुअल कैन परफॉर्म डेली एक्टिविटी एफिशिएंटली विदाउट फिजिकली, इमोशनली एंड सोशल स्ट्रेस। एक हेल्दी पर्सन जो होगा भाई वो जितनी अपनी डे टू डे एक्टिविटी है इजीली परफॉर्म कर पाएगा बिना किसी स्ट्रेस के। तो हेल्थ के अंदर हमारे कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं? हेल्थ के अंदर हमारे टोटल 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। अगर हम सोशल हेल्थ के अंदर देखें भाई रिलेशनशिप, स्किल ऑफ रिफ्यूजल, भाई आप आसानी से किसी को मना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपकी रिलेशनशिप दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कैसी है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप प्रॉपर यूज ऑफ मीडिया कैसे करते हैं। तो यह हमारी किसके अंदर आएंगी? सोशल हेल्थ के अंदर। मेंटल हेल्थ में हमारी क्या आएगी भाई? पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, आप अपने इमोशन और दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और इजीली आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप मेंटली हेल्दी हैं। उसी तरीके से फिजिकल हेल्थ, हम केवल फिजिकल हेल्थ को ही टोटल हेल्थ मान लेते हैं, लेकिन फिजिकल हेल्थ ही टोटल हेल्थ नहीं है, इसमें सोशियो और मेंटल हेल्थ भी इंक्लूड है। तो हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, इसके अंदर आपकी फिजिकल हेल्थ आएगी। ये चीज़ें हमने देख ही ली थी। भाई फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब है? आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन करने लग रही है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, कोई आपको डिजीज नहीं है और एनर्जी लेवल आपके सफिशियंट है। फिजिकल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं भाई? आप बैलेंस डाइट लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और 7 से 8 घंटे की आप रेगुलर नींद लेंगे। भाई जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं, भाई थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, या भाई आप जॉब करने करने वाले बच्चे हो सकते हैं, तो भाई आपको नींद लेकिन प्रॉपर लेनी है। आपको 7 से लेके 8 घंटे की जो स्लीप है वो प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है भाई? आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली आप हेल्दी हैं, वेल बींग है आप। तो इसके इंडिकेटर क्या है भाई? कैसे पता चलेगा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है? आप स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर सकते हो। पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो और दूसरे के बारे में पॉजिटिव हो। गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आप कोई भी डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। तो इन सभी इंडिकेटर से हमें यह पता चलेगा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। इसको हम मेंटेन कैसे करके रख सकते हैं भाई? हम योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन हम अपना इंक्रीज करेंगे, और अगर भाई हमें कोई प्रॉब्लम है मेंटली तो भाई उसके लिए हम दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, भाई प्रोफेशनल जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं या फिर हमारे फ्रेंड फैमिली होती है उनसे। फिर आती है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का क्या मतलब है भाई? आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने की आपकी एबिलिटी कैसी है, आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे फॉर्म करते हो, ठीक है, आपकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। इंडिकेटर क्या है भाई? फ्रेंड और फैमिली के साथ आप पॉजिटिव, आप भी खुश हैं, ये दोनों भी खुश हैं, आप अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कम्युनिटी एक्टिविटी कैसी हो सकती है भाई? जैसे पार्क हो गया, या भाई कोई कैंप वगैरह लगने लग रहा है, ठीक है, या ओल्ड पीपल की हेल्प हो गया। तो इस टाइप की जो भाई कम्युनिटी की एक्टिविटी है उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोशल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करेंगे भाई? सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर हम अपने आप को एंगेज करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस रखेंगे और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट और एम्पैथी शो करेंगे। उसके बाद दोस्तों आ जाती है एनवायरमेंटल हेल्थ। अभी जो 3 हमने पॉइंट पढ़े वो ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड थे। अब एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है भाई? इम्पैक्ट ऑफ सराउंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल वेलबींग। जो आपका सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, वो कैसा है।
तो इसके अंदर क्या क्या फैक्टर आते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर? इसके अंदर आता है एयर एंड वाटर पोल्यूशन, अनहाइजीनिक कंडीशन, भाई आपकी गली के अंदर कूड़ा करकट है, मक्खियाँ भिन भिनारी हैं, ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीज स्ट्रेस एंड रिसोर्स स्कैरसिटी। इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को? हम पोल्यूशन और वेस्ट को कम करेंगे, क्लीन वाटर इंश्योर करेंगे और इको फ्रेंडली लिविंग रखेंगे। दोस्तों जो आप ये लेक्चर देखने लग रहे हो HD इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इसे देख रहे हो, इसके अंदर हम कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो ये मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ, जो इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। उसके अलावा जो हमारी ऐप है डिसिप्लिन लर्नर, ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे UPSC के लिए टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। कम्प्लीटली फ्री रखी गई है, मतलब जो कॉस्ट है मिनिमम है। और फुल लेंथ टेस्ट के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और फर्स्ट आते हो तो आपको कैश प्राइस भी मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 100% इसके अंदर रिफंड है। और मैक्सिमम अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड क्या यूज करना पड़ेगा? आपको कूपन कोड DAIYA10 यूज करना पड़ेगा, DAIYA10। ठीक है, ये कूपन कोड यूज कर लेना। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर दोस्तों कौन सी हेल्थ आती है? स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि हमारे अंदर इनर पीस एंड सेंस ऑफ पर्पज इन लाइफ। इसके इंडिकेटर क्या है? भैया आपको फुलफिलनेस, अंदर से ही संतुष्टि महसूस होती है, तो इसका मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज़ हैं तो स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी अच्छी है। इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? प्रेयर से, मेडिटेशन से, योगा से एंड फॉलो एथिकल एंड मीनिंगफुल लाइफ गोल से। तो ये सब हमने देख लिया भाई हेल्थ कितने प्रकार की होती है। अब हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी ह्यूमन हेल्थ। जो ह्यूमन की हेल्थ होती है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो हमारी हेल्थ दो टाइप के फैक्टर से इफेक्ट होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आ जाएगा भाई पोल्यूशन कितना है, ठीक है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मच्छर मक्खियाँ हैं कि नहीं, फिजिकल हेल्थ क्या है। इंटरनल के अंदर क्या आएंगे भाई? जो आपकी जेनेटिक्स होती हैं या फिर आपका जो मेंटल स्ट्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। इंटरनल फैक्टर जैसे कि जेनेटिक्स, भाई इनहेरिटेड डिजीज, जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि भाई किसी फैमिली के अंदर हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या हार्ट अटैक की, तो ये सब किसके अंदर आ गई? जेनेटिक्स, यानी कि इंटरनल फैक्टर। फिर आ जाता है डाइट एंड न्यूट्रिशन, आप भाई कैसा खाना खा रहे हो। फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छी कर रहे हो तो भाई आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। हाइजीन एंड सैनिटेशन, यानी साफ सफाई जो है उसकी कंडीशन क्या है। अगर पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होंगे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन और डिजीज़ फैलने का खतरा रहेगा। आपकी मेंटल स्ट्रेस के लेवल क्या है। एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में आ जाएगा एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो ये सभी फैक्टर होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो वे सभी फैक्टर हमने इसके अंदर देख लिए हैं। फिर गुड हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है? तो भाई ये तो एक जनरल सी चीज़ है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो भाई आपकी लाइफ लॉन्ग होएगी, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होएगी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और मेडिकल एक्सपेंसेस यानी जो बीमारियों में या मेडिकल खर्चे होते हैं वे कम होंगे। तो दोस्तों पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। भाई हेल्थ होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और क्या क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2, कॉमन हेल्थ इशू एंड देयर कोज। भाई कॉमन हेल्थ के क्या क्या इशू होते हैं और वे किस वजह से होते हैं। तो हेल्थ इशू कैन बी इन्फेक्शियस कोज बाय द माइक्रोब्स। जो हेल्थ इशू होते हैं वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, यानी जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे कीटाणु होते हैं, उनकी वजह से हो सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस हो सकते हैं, यानी एक दूसरे से ना फैलने वाले, नॉट कम्युनिकेबल, एक दूसरे से नहीं फैलने वाले, जो कि लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकते हैं, जेनेटिक्स की वजह से हो सकते हैं या एनवायरनमेंट की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के होंगे हेल्थ इशू। कौन से? इन्फेक्शियस, भाई जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाएंगे, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम। और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकते। तो ये आप कॉमन हेल्थ इशू देख सकते हैं। भाई डायरिया हो सकता है,
एनीमिया हो सकता है, थकान हो सकती है, दांतों में कैविटी हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं, मलेरिया, माइग्रेन या ईयर एक भाई कान में दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, ये कॉमन हेल्थ इशू है। तो कॉमन हेल्थ इशू को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आएगी इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलने का चांस रहता है। भाई वन पर्सन है, इसने दूसरे को इन्फेक्ट कर दिया, इससे थर्ड को इन्फेक्ट हो गई, तो ये डिजीज क्या है? हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है। ये फैलती किसकी वजह से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट की वजह से। अभी तक दोस्तों जो हमने पढ़ा आपको इजी लग रहा होगा सारा। अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो आप बता सकते हो। तो फैलने वाली बीमारियां, जो संक्रामक रोग होते हैं, सबसे पहले आता है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बीमारी हमारी फैलती किससे है? टीबी हमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से। इसके सिम्टम्स यानी कि निशानियाँ क्या होती हैं भाई? खांसी होती है इसके अंदर और वेट लॉस होता है। इसकी आजकल वैक्सीनेशन बन चुकी है टीबी की, और कम्प्लीटली इसको ख़त्म करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है। क्या वैक्सीन है इसकी? बीसीजी वैक्सीन। ये लेनी कंपलसरी होती है, और 100% बात है ये वैक्सीन आपको भी लगी होगी, ठीक है। सेकंड कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है? मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होती है? पैरासाइट की वजह से। मलेरिया किसकी वजह से होती है? पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि जो लिविंग वो होते हैं, ये कीटाणु टाइप से, तो उसकी वजह से पैरासाइट होता है। कौन सा पैरासाइट होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम। ये आपको याद रखना है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। एक बीमारी और होती है जिसको हम डेंगू नाम से जानते हैं। ये किसकी वजह से होती है? जो डेंगू होती है वो वायरस की वजह से होती है, और मलेरिया किसकी वजह से होती है? मलेरिया पैरासाइट की वजह से होती है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इनके जो सिम्टम्स हैं वो सेम होते हैं भाई। बुखार होता है, सिर दर्द होता है, कपकपी होती है। फिर और कौन सी बीमारियां हैं? कोलेरा होती है। कोलेरा आपकी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और कोलेरा के सिम्टम्स क्या है भाई? डायरिया, आपको दस्त लग जाएंगे और पानी की कमी हो जाएगी। इससे हम बच कैसे सकते हैं? सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिएंगे हम, प्रदूषित पानी का सेवन नहीं करेंगे। फिर आता है कोविड 19। कोविड 19 बिल्कुल रिसेंट बीमारी है, आपने देखी होगी। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती है, और किस वजह से होती है? ये वायरस की वजह से होती है। और कोविड 19 से हमारी प्रोटेक्शन क्या है भाई? हम मास्क लगा के रखेंगे, और आजकल तो वैक्सीनेशन इसकी डेवलप हो चुकी है। फिर आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जो पर्सन 1 से पर्सन 2 तक नहीं फैल सकती, ठीक है। ये किसकी वजह से हो सकती है? जेनेटिक्स की वजह से। भाई आपकी फैमिली में हार्ट अटैक की, डायबिटीज़ की भाई हिस्ट्री रही है तो आपको भी होने का खतरा। लाइफस्टाइल, भाई आप गलत खाना खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, अल्कोहल का सेवन करते हो, या एनवायरमेंटल फैक्टर, भाई एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उनकी वजह से। तो एक पर्सन से दूसरे में नहीं फैलती, ये खुद से ही जनरेट होती हैं। इन बीमारियों का आप एग्जाम्पल देख सकते हो भाई। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो गया, या कैंसर हो गई। डायबिटीज़ में क्या होता है? ब्लड शुगर आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन आपकी बॉडी जनरेट कर नहीं पाती। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बार बार यूरिनेशन की आपको वो आएगी अंदर से, और थकान होएगी, फटीग होएगा। डायबिटीज़ से आप बच कैसे सकते हो? अच्छा खाना खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। हाइपरटेंशन क्या होती है? हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सर दर्द होना और थकान होनी। इसके प्रिवेंशन क्या है? लो सोडियम डाइट, यानी कि जो नमक होता है, जिसमें नमक में क्या होता है? NaCl, यानी कि सोडियम होता है ना। तो हाइपरटेंशन से बचने के लिए हम क्या कहेंगे? नमक आपको कम खाना है, लो सोडियम डाइट लेंगे। फिर ओबेसिटी होता है मोटापा, और कैंसर अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। सेल की जो ग्रोथ होती है, 1 से 2 सेल, 2 से फिर वे 4 सेल हो जाएंगे, तो जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैंसर कहते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जो आपके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्या क्या होती हैं भाई? डिप्रेशन हो गया, ठीक है, स्ट्रेस, केमिकल इनबैलेंस वगैरह, और एनजाइटी यानी कि तनाव। तनाव क्यों होगा? आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या स्ट्रेस की वजह से। बहुत ज़्यादा क्यों सोच रहे हो भाई? पेपर से पहले तो आपने पढ़ा नहीं, पेपर से 2 दिन पहले आपने सोचा कि भाई सर की सारी वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे, तो उस वजह से आपको एनजाइटी और स्ट्रेस होगा। तो बढ़िया सॉल्यूशन क्या है भाई? हर वीक
क्या होती हैं, शायद 2 या 3 क्लास मुश्किल से होती हैं। अगर आप उनको मैराथन वीडियो को भी अगर आप अच्छे से देख लो और टेस्ट सीरीज लगा लो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्री में, ठीक है। तो एनजाइटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं। फिर आ जाते हैं कोज ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो नॉर्मली हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस वजह से होती हैं। तो बायोलॉजिकल कोज हो सकते हैं। बायोलॉजिकल यानी कि अंदर से ही, जो नेचुरल कोज कह सकते हो आप इसको, भाई जेनेटिक डिसऑर्डर है, फैमिली में उसकी हिस्ट्री है। फिर आ जाता है लाइफ स्टाइल रिलेटेड कोज। भाई लाइफ स्टाइल रिलेटेड क्या कोज हो सकते हैं, भाई आपने खाना ही अच्छे से नहीं खाया, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, या आप अल्कोहल का सेवन करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, स्मोकिंग करते हो। तो जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कोज के अंदर क्या आएगा, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, अनसेफ सैनिटेशन, पुअर वाटर डिस्पोजल, ये सब क्या आएंगे, एनवायरमेंटल कोज। पुअर वाटर डिस्पोजल का क्या मतलब है, भाई तालाब है, नाला है, वहाँ पे पानी, उस पानी के अंदर क्या होंगे, उस पानी के अंदर मच्छर पैदा हो जाएंगे, पानी के अंदर क्या होंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे, तो वहाँ से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल एंड सोशल कोज भी हो सकते हैं। भाई आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, या भाई सोशल आइसोलेशन में रहते हो, कमरे में बंद पड़े रहते हो, ठीक है, तो उस वजह से भी हेल्थ इशू आपके हो सकते हैं। तो कॉमन कॉमन बीमारियां देख ली हमने, वे किस वजह से होती हैं वे देख लिए। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ इशू। भाई हेल्थ इशू जो होते हैं उनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो क्या क्या मेथड है, आप वैक्सीन लगवा सकते हो, जैसे आजकल पोलियो की वैक्सीन है, टीबी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। तो ये सब ये वैक्सीन किनको, जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस को ये लगानी हम शुरू कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको इन बीमारियों का कोई रिस्क ना रहे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं, डेली एक्सरसाइज करेंगे और गुड हाइजीनिक को मेंटेन रखेंगे। अब ये तो हो गया हमारी तरफ से, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो जैसे आप इसमें देखिए नेशनल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ने मिशन निकाला हुआ नेशनल हेल्थ मिशन करके, इसके अंदर सभी को फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। नेशनल हेल्थ मिशन में क्या है, सभी को फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग इनिशिएटिव हैं पूरी वर्ल्ड को डिजीज़ फ्री करने के लिए। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि लोग हाइजीन और लाइफस्टाइल चॉइसेस के प्रति एजुकेट हो। किस टाइप के कैंपेन चलाए जाते हैं, भाई आपको हैंड वॉश करने हैं, मास्क पहन के रखने हैं, ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम आपने देखे होंगे। तो इस टाइप से अलग अलग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, भाई कॉमन कॉमन डिजीज क्या है, किस वजह से होती हैं, और भाई उनके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा आता है न्यूट्रिशन एंड द ह्यूमन हेल्थ। भाई न्यूट्रिशंस क्या होते हैं और ह्यूमन हेल्थ पे उनका क्या इफेक्ट होता है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी रिसीव एंड यूटिलाइज फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिशंस से क्या होता है, भाई हमारी बॉडी रिसीव करती है फूड को ग्रोथ करने के लिए, न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। तो ये आप देख सकते हो, भाई न्यूट्रिशन से ही आप हेल्दी रहेंगे, न्यूट्रिशन से ही आपकी बॉडी बनेगी। तो न्यूट्रिशंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। न्यूट्रिशंस ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशंस एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। मैक्रो जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है, मैक्रो यानी कि ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, और हमारे बॉडी को इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को इनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकि हम नॉर्मल फंक्शन कर सकें। इनको हम क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूट्रिशंस। इसमें क्या क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। फैट यानी कि वसा, जो घी से तेल से इनसे मिलती है। प्रोटीन जो दूध से, मांस से, चिकन से, अंडे से, बादाम से, तो ये इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलेंगे, ब्रेड से, कॉर्न से, गेहूं से, चावल से, ठीक है। तो इनसे हमें क्या मिलेंगे, कार्ब मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो एक एक करके हम इन सभी का फंक्शन देख लेते हैं।
सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शंस क्या होता है? ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है और ब्लड शुगर के लेवल को ये मेंटेन करके रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है भाई? राइस, गेहूँ, ओट्स, कॉर्न, पोटैटो, हनी, फ्रूट्स, शुगर। ठीक है, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो हमें शुगर, हनी, फ्रूट्स इनसे मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट राइस, व्हीट, ओट्स एंड पोटैटो, ये क्या होता है हमारी बॉडी में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। अगर इनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होगा भाई? हमें थकान महसूस होगी, डिजीनेस भाई, चक्कर से आएंगे। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारी बॉडी में हो सकता है। फिर सेकंड, मैक्रो न्यूट्रिशन क्या आता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का तो नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। आजकल जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं तो वे प्रोटीन का नाम भी आपने सुना होगा। तो प्रोटीन वैसे तो दूध से, अंडे से, चिकन से, इनसे आपको मिल जाता है। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। जैसे जो बच्चे जिम जाते हैं तो क्या होता है भाई? एक्सरसाइज करते हैं, उनके जैसे फाइबर जो मसल्स हैं वे ब्रेक होते हैं और प्रोटीन वहाँ उनको दोबारा क्रिएट करने में हेल्प करता है, रिकवरी में हेल्प करता है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर में क्या हेल्प करेगा? प्रोटीन। हेल्प इन एंजाइम एंड हार्मोनल प्रोडक्शन, तो इसके अंदर भी प्रोटीन हमारी हेल्प करेगा। सोर्स हमने देख ही लिए थे भाई, दूध, अंडा, चिकन, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। दालों से मिल सकता है। अगर हम प्लांट सोर्स देखें तो वेजिटेरियंस के लिए बीन्स, लिंटल, सोया एंड नट्स। अगर प्रोटीन की हमारे अंदर कमी हो जाए तो क्या होगा? तो मसल्स हमारी लॉस हो जाएंगी, मसल्स लोग देखने को मिलेगा, इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाएगी। बीमारी इससे क्या हो सकती है? क्वाशिरकर जो डिजीज़ होती है वो प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चों में हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, ठीक है। क्वाशिरकर और मरसमस ये दो बीमारी होती हैं। क्वाशिरकर तो आपको यहाँ इसमें दिखने ही लग रही है, एक मरसमस बीमारी होती है, ठीक है। ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से संबंधित है, ठीक है। तो आपको सर्च करके ये बताना है कि मरसमस और क्वाशिरकर जो डिजीज़ होती हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड है उनमें क्या होता है, क्या डिफरेंस है। फिर आता है फैट। फैट भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट तो क्या था? प्राइमरी सोर्स था। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखना हो तो हम किसके टर्म में रखेंगे? फैट के टर्म में, यानी कि वसा जो चर्बी होती है उसकी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी स्टोर रहती है बॉडी के अंदर, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। और फैट सोलुबल जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के, इनको ये स्टोर करके रखता है फैट। इसके सोर्स क्या है भाई? फैट के सोर्स हो सकते हैं घी हो गया, तेल हो गया, ओलिव ऑयल, फिश, नट्स जैसे कि बादाम, काजू, फ्राइड फूड्स, ये सब क्या है? फैट के सोर्स। जैसे कि भाई चिप्स, लेज, बर्गर, इनमें फैट ज़्यादा होता है। अगर ये कम हो जाए फैट हमारी बॉडी में तो क्या होगा? आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन आपके शरीर में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये चार विटामिन हमने पढ़े ए, डी, ई एंड के, इनको कौन स्टोर करके रखता है? इनको फैट स्टोर करके रखता है। और फैट कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएंगे। तो हमने मैक्रो न्यूट्रिशंस तो देख लिए, अब हम देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो ये हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ये चाहिए होते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक करके हम इन सभी का फंक्शन देख लेते हैं। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उनका देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, या हमें कोई मेडिकल साइंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। एप्टीट्यूड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ए जो आपकी विजन होती है, आंखों की रोशनी होती है और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा भाई, किसी को चश्मा लग जाता है या सुना होगा भाई विटामिन ए की कमी हो गई इसमें, भाई गाजर खाओ। तो विटामिन ए के सोर्स क्या होते हैं भाई? कैरेट यानी कि गाजर, स्पाइनच, भाई पालक और डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर विटामिन ए कम हो जाए तो इम्यूनिटी हमारी कम हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस, रात के टाइम दिखना बंद हो जाएगा। विटामिन सी, विटामिन सी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है और जख्म भरने की क्षमता ये बढ़ाता है। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। विटामिन सी किससे रिलेटेड है? इम्यूनिटी से रिलेटेड है।
जो खट्टे फल होते हैं, टमाटो होते हैं, उससे हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से, मछलियों से और डेयरी प्रोडक्ट से। विटामिन डी से आपकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज होता है। अगर आप सप्लीमेंट आपने किसी को लेते हुए देखा होगा, जो कैल्शियम होता है और विटामिन डी के सप्लीमेंट होते हैं वो इकट्ठे दिए जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है, हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगी, वो विटामिन डी के ऊपर डिपेंड करेगा। विटामिन डी किसके लिए होता है? हड्डियों के लिए। और ये कम हो जाएगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा? हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, रिकेट्स बीमारी हो जाएगी हमें। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के से ब्लड की क्लोटिंग को सफिशिएंट करने में मदद करता है। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है भैया? आपको जख्म हो गया कोई, ठीक है, मान लो ये आपकी बॉडी है, यहाँ कोई जख्म हो गया, ठीक है, तो खून इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई वो अनलिमिटेड टाइम के लिए खून निकलता रहे। यहाँ पे तुरंत ही कुछ जम जाता है, ठीक है, ब्लड क्लोट हो जाता है। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? आपका विटामिन के हेल्प करता है। अगर विटामिन के हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा? ये जख्म कभी नहीं भरेगा और हमारे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन के आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? हरी सब्जियों के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने विटामिन पढ़ लिए। अब आ जाते हैं मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं भाई? कैल्शियम, आयरन एंड आयोडाइन। तो कैल्शियम कहाँ पे काम आता है? जो हड्डियाँ होती हैं और टीथ की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। अगर कैल्शियम कम हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? ओस्टियोपोरोसिस, यानी जो आपकी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ओस्टियोपोरोसिस किससे होगी? कैल्शियम की कमी के कारण। उसी तरीके से आयरन। आयरन किसके लिए हेल्पफुल है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आयरन कहाँ से मिलेगा? रेड मीट से, स्पिनच से एंड बीन से। अगर आयरन कम हो तो हमें क्या बीमारी हो सकती है? अनीमिया बीमारी हो सकती है। और अनीमिया होने पे क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करवाता है? ऑक्सीजन का कैरियर होता है ब्लड के अंदर। तो ये हमने देख ही लिया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में क्या हेल्प होता है? आयरन हेल्प होता है ऑक्सीजन के लिए। उसी तरीके से आयोडीन। आयोडीन का क्या फंक्शन होता है? थायराइड हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है। आयोडीन कहाँ से मिलेगा? हमें नमक से मिलेगा, आयोडाइज सोल्ट या फिर सी फूड से। आयोडीन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमें क्या होता है? गोइटर रोग हो जाता है। भाई जो किसी किसी बच्चे के ऐसे गर्दन ऐसे फूल सी जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गोइटर रोग बोलते हैं उसको। फिर उसके अलावा हमें और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? हमें वाटर एंड फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर यानी कि पानी डाइजेशन में ही हेल्प करता है, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी में उसको रिमूव करता है। कैसे भाई? यूरिन की हेल्प में ये रिमूव करवा देता है जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में। फाइबर क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्पफुल करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। और फाइबर कहाँ मिलेंगे? फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि भाई पपाया हो गया, ठीक है, पपीता बोलते हैं जिसको, या भाई अमरूद हो गया। इस टाइप के फ्रूट्स में आपको फाइबर देखने को मिलता है। तो भाई न्यूट्रिशंस हमने देख लिए। माइक्रो न्यूट्रिशंस, मैक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, उनकी कमी से क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन से आप समझते क्या क्या मतलब है सैनिटेशन का? तो सैनिटेशन रेफर टू द सेफ डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन वेस्ट, मेंटेन द क्लीन सराउंडिंग एंड एंश्योर द डिजीज प्रिवेंशन। सैनिटेशन का क्या मतलब है? जो ह्यूमन वेस्ट है उसका आप सेफ डिस्पोजल करो। ह्यूमन वेस्ट किस टाइप का हो सकता है भाई? आप फ्रेश होते हो जब, तो वहाँ से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, या भाई आपने और कूड़ा कचरा जो जनरेट किया, सब्जियों के फल छिलके, तो उस टाइप की चीज़ें। क्लीन सराउंडिंग को मेंटेन करना, और डिजीज़ को कोई हमें बीमारी ना हो, तो वो किससे रेफर करता है? उसका मतलब क्या है? सैनिटेशन, यानी कि साफ सफाई रखना आपने आस तरफ। हाइजीन फोकस ऑन दी पर्सनल एंड एनवायरमेंटल क्लीननेस। हाइजीन का क्या मतलब है भाई? आप पर्सनल और एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखेंगे तो उसका मतलब हाइजीन हो गया। और सैनिटेशन का मतलब भाई ह्यूमन वेस्ट का डिस्पोजल, क्लीन सराउंडिंग एंड डिजीज़ का प्रिवेंशन। तो ये सभी आप अलग अलग टाइप के कंपोनेंट देख सकते हैं जो सैनिटेशन एंड हाइजीन के अंदर आते हैं। सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है भाई? अगर आपने प्रॉपर सैनिटेशन को मेंटेन किया तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होगा,
और पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि डिजीज़ किसी को नहीं हुई, बीमार अगर कोई होगा ही नहीं तो इकोनॉमिकल कॉस्ट कम पड़ेगी और लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो सैनिटेशन के हमें ये सब फायदे होते हैं। आई होप आप डिफरेंस तो समझ गए होगे ना सैनिटेशन और हाइजीन का। हाइजीन होता है पर्सनल लेवल पे, हाइजीन यानी कि केवल साफ सफाई, हाइजीन मतलब केवल साफ सफाई। सैनिटेशन एक ब्रॉड टर्म हो गया जो कि ह्यूमन वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में बात करता है, क्लीन एनवायरनमेंट और डिजीज प्रिवेंशन के बारे में भी बात करता है। फिर आ जाते हैं सैनिटेशन सिस्टम। सैनिटेशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? सैनिटेशन का मतलब क्या है भाई? वेस्ट का मैनेजमेंट और डिजीज कंट्रोल। ठीक है, जो ह्यूमन का वेस्ट है, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट में क्या आएगा? यूरिन आ गया भाई, ह्यूमन एक्सक्रीटा आ गया। ठीक है भाई, जो आप फ्रेश होना बोल देते हो जिसको एक टाइप से। तो डिफरेंट सैनिटेशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला ह्यूमन सैनिटेशन सिस्टम क्या आता है? ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF। ओपन डेफिकेशन का क्या मतलब होता है? ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है आप खुले में शौच करने लग रहे हो। ओपन डेफिकेशन का क्या मतलब है? आप खुले में शौच कर रहे हो। ठीक है, एक तो होता है आप टॉयलेट में जाके शौच करते हो, एक होता है खुले में भाई खेतों में, जैसे पहले ज़माने में होता था, टॉयलेट नहीं बनी हुई थी तो उसको हम क्या बोलते थे? ओपन डेफिकेशन बोलते थे। अब हमने किस में क्या जोड़ दिया? फ्री। जैसे प्रधानमंत्री ने स्कीम लॉन्च करी स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, हर घर शौचालय स्कीम, इस टाइप की स्कीम। तो उससे हमें क्या मिला? ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया हमने कन्वर्ट करी। तो एग्जाम्पल क्या है? स्वच्छ भारत मिशन इसका एग्जाम्पल है। प्रिवेंट दी वाटर कंटेमिनेशन एंड दी डिजीज स्प्रेड। वाटर का कंटेमिनेशन नहीं होगा। अगर भाई आप खुले में सोच करके आते हो तो जो एनवायरनमेंट में वाटर है वो कंटेमिनेट होता था भाई, आपने वाटर के अंदर ही सोच कर दिया, यहीं पे हाथ धो दिए, तो इसी वाटर को फिर आगे चल के ये घरों में सप्लाई होने लग रहा है, तो इससे डिजीज फैलने का खतरा रहता था। तो वे चीज़ें हमने कंट्रोल कर दी। फिर सैनिटेशन सिस्टम और कितने प्रकार का होता है? सेप्टिक टैंक। ठीक है, सबसे लो लेवल से हाई लेवल पे चलते जा रहे हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री करा हमने, फिर सेप्टिक टैंक, घरों के अंदर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया। ठीक है, ऊपर जैसे ये घर है यहाँ आपने टॉयलेट वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ये भाई जो टॉयलेट का गड्ढा हो गया आपका, वो हो गया। तो जो वेस्ट होता है अंडरग्राउंड टैंक के अंदर कलेक्ट होता है, और जो सॉलिड होते हैं सॉलिड नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, और जो लिक्विड होता है लिक्विड को भाई हम, अगर भाई ये गड्ढा भर जाता है तो लिक्विड्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको हमें रेगुलर क्लीन करना पड़ता है ताकि ब्लॉकेज को हम प्रिवेंट कर सकें। फिर आता है सीवरेज सिस्टम। जो अर्बन एरिया होते हैं, अर्बन एरिया में घरों के नीचे कोई गड्ढा नहीं होता, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम होता है। शहरों में क्या होता है? सीवरेज सिस्टम होता है। तो घरों से जो वेस्ट वाटर होता है पाइपों के जरिए ट्रीटमेंट प्लांट तक चला जाता है, और जो पानी को फिर ट्रीटमेंट की जाती है उसके बाद उसको नदियों में और बाकी जगह छोड़ दिया जाता है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो वेस्ट की अच्छे से मैनेजमेंट हो जाती है और वाटर बोर्न डिजीज इससे नहीं फैलती। तो मोस्ट मॉडर्न एक टाइप से क्या कह सकते हैं हम? सीवरेज सिस्टम, जो कि आधुनिक शहरों में यूज होता है। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। तो ऊपर वाला तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया? जो ह्यूमन वेस्ट है उसके बारे में। ठीक है, अब वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सैनिटेशन में वेस्ट भी तो थी। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि जो कि अपने आप नष्ट हो सकता है, अगर आप उसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो जो बैक्टीरिया वगैरह है वो उसको अपने आप नष्ट कर देगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दोनों को हम क्या करेंगे? अच्छे से डिकम्पोज करवाएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल तो अपने आप हो जाता है भाई, बायोगैस प्लांट हो सकते हैं, कंपोस्टिंग हो सकती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल भाई जैसे प्लास्टिक के टुकड़े हो गए, शीशा हो गया, तो उस टाइप की चीज़ें, उनको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर लैंडफिल के अंदर उसको डंप करके आगे उसको डिस्पोज कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस। मेंटेनिंग द पर्सनल हाइजीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते हो तो इन्फेक्शन का रिस्क इससे कम हो जाता है। कैसे आप हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो? आप हैंड वॉश करेंगे, ओरल हाइजीन भाई 2 बार ब्रुश करेंगे, फूड हाइजीन अच्छा खाना खाएंगे, फल सब्जियों को धो के यूज करेंगे, वाटर हाइजीन भाई आप उबला हुआ पानी या फिर फिल्टर्ड पानी पिएंगे, और बाथिंग एंड क्लोथिंग आप डेली नहाएंगे और क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे।
फिर आता है एनवायरनमेंट हाइजीन। भाई पर्सनल हाइजीन, अपने आप को तो आपने साफ सुथरा रख लिया, लेकिन एनवायरनमेंट भी तो साफ सुथरा रहना चाहिए आपका। तो उसका पार्ट होता है एनवायरनमेंट हाइजीन। इसका सबसे पहला कंपोनेंट आता है वाटर सैनिटेशन। वाटर सैनिटेशन के अंदर क्या इंक्लूड है? प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्रिवेंट दी कंटेमिनेशन। जो सीवेज होता है उसको आप प्रीपर ट्रीट करेंगे, ठीक है, जो वेस्ट वाटर घरों से डेवलप होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लगाते हैं वहाँ इसको हम अच्छे से ट्रीट करके इसको कंटेमिनेशन ख़त्म कर देंगे, जो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होंगे और चीज़ें होंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे ताकि वाटर को कंजर्व कर सकें। फिर आती है एयर सैनिटेशन। एयर सैनिटेशन यानी कि जो एयर पोल्यूशन है उसको हम प्रिवेंट करेंगे। एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएंगे। जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, एमिशन होता है, उसको हम कम करेंगे। किसकी हेल्प से? फिल्टर की हेल्प से और रेगुलेशंस की हेल्प से। उसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। कैसे? हम रिसाइकल करेंगे वेस्ट को, लैंड फिल्स की हेल्प लेंगे और इंसिनरेशन की हेल्प लेंगे। इंसिनरेशन क्या होता है? भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको हाई टेम्परेचर पे हम बर्न करवाते हैं, वो क्या होता है? इंसिनरेशन। लैंड फिल क्या होती हैं? भाई एक ओपन ग्राउंड है, यहाँ जैसे दिल्ली में आपने कूड़े के पहाड़ देखे होंगे, ऐसे कूड़े को हम डंप करते हुए चलेंगे, तो ये क्या कहलाता है? लैंड फिल कहलाता है। रिसाइकल आपको पता ही है, किसी भी मटेरियल को बार बार यूज करना। तो इससे क्या होगा? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगी, कम से कम वेस्ट डेवलप होगा, और जो डेवलप होगा वो भी उसको हम अच्छे से डिस्पोजल कर देंगे उसको। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाते हैं सैनिटेशन और वुमन हेल्थ के कुछ एडिशनल एस्पेक्ट। तो अर्बन वर्सेस रूरल सैनिटेशन के अंदर क्या डिफरेंस है? तो अर्बन के अंदर जो सैनिटेशन की फैसिलिटी है वे एडवांस हैं, लेकिन वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। रूरल में सैनिटेशन की फैसिलिटी कम है। भाई अर्बन में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा, वेस्ट डिस्पोजल के तरीके नहीं होंगे, भाई वहाँ वेस्ट ही कम डेवलप होता है, तो लोग ऐसे ही किसी खाली जगह में उसको फेंक सकते हैं। गाँव में ओपन डेफिकेशन अभी भी होने लग रहा है, खुले में शौच वहाँ लोग अभी भी कर देते हैं। वाटर सप्लाई, तो बड़े शहरों के अंदर ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट हो जाती है, ट्रीटेड वाटर उनको मिलता है, लेकिन कभी कभी पानी की वहाँ कमी हो जाती है। गाँवों के अंदर पानी खूब अवेलेबल है, लेकिन अनक्लीन सोर्स वहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद आता है रोल ऑफ इंजीनियर्स इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इस वाले टॉपिक को भी हम आगे कवर करते हैं। फिर आ जाती हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या थी? भाई स्वच्छ भारत अभियान, ये हमने देखा था, भाई टॉयलेट बनाई जाएंगी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, भाई ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ मिशन चला गया, सभी को हेल्थ केयर मिल सके गाँवों के अंदर भी। फिर है स्मार्ट सिटी मिशन। भाई जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सस्टेनेबल सैनिटेशन सिस्टम डेवलप करेंगे। सैनिटेशन का मतलब अब तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। जो हाइजीन होता है वो पर्सनल लेवल पे होता है, जो हाइजीन पर्सनल लेवल पे, और सैनिटेशन मतलब जो आपने वेस्ट डेवलप किया है उसका मैनेजमेंट करना, एक टाइप से उसको डिस्पोजल करना, वो सैनिटेशन का पार्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ कंट्रीब्यूशन। भाई इंजीनियर्स का क्या रोल है और उन्होंने हेल्थ के फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया? तो इंजीनियरिंग प्ले ए वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन बाय डिजाइनिंग सिस्टम फॉर क्लीन वाटर सप्लाई। इंजीनियर्स ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया भाई क्लीन वाटर सप्लाई के लिए, वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से किया, पोल्यूशन कंट्रोल, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला फील्ड हम देख लेते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है? दिस इंटीग्रेट द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल विद द मेडिकल साइंस। जो मेडिकल है प्लस इंजीनियरिंग है, तो हमारा क्या बन जाएगा? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? भाई जो मेडिकल के इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, वो किसने डेवलप किए? भाई इंजीनियर्स ने डेवलप किया। भाई एक्सरे की मशीन, एमआरआई की मशीन, जो पेस मेकर्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रोबोटिक सर्जरी हो गई, एंडोस्कोपी हो गई, तो ये सब क्या है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इससे ह्यूमन हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ा। फिर प्रोस्थेटिक एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। प्रोस्थेटिक लिम्स आजकल आने लग रहे हैं। भाई ये क्या होते हैं? भाई किसी ह्यूमन बीइंग का मान लो जो हैंड है वो किसी वजह से डैमेज हो गया, ठीक है, हाथ कट गया उसका, तो हम उसको क्या लगा सकते हैं? प्रोस्थेटिक लिम्स, जो नकली अंग होते हैं वो हम उसको लगा सकते हैं और वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे दिखाई देते हैं। फिर वैक्सीनेशन, जो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप करवाया, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन हो गई, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग हो गई। फिर
दूसरे टाइप के इंजीनियर्स आ जाते हैं भाई सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल है, सिविल इंजीनियरिंग का ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन में क्या रोल है। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आ जाता है वाटर ट्रीटमेंट एंड सप्लाई। जो वाटर की जो ट्रीटमेंट होती है, तो सिविल इंजीनियर्स डिजाइन दी वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम टू प्रोवाइड दी सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसको कौन लगाएंगे, सिविल इंजीनियर्स लगाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया जैसे कि, उसके बाद दोस्तों आ गए आपके पास फिल्ट्रेशन प्लांट हो गए, डिसैलिनेशन प्लांट हो गए। तो वाटर सप्लाई वाले, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिसैलिनेशन प्लांट्स क्या होते हैं। भाई जो सोल्ट वाटर होता है सी का, उसको हम प्योर करते हैं ताकि ह्यूमन उसको कंज्यूम कर सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ गई। तो जैसे आप ये अपने डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कह सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये किसका पार्ट आ गया भाई, सिविल इंजीनियर्स का रोल आ गया इसके अंदर। फिर आता है वेस्ट वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट। तो प्रॉपर सीवेज का जो सिस्टम होता है भाई, सीवर होता है, तो उससे हम वाटर बोर्न डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सेप्टिक टैंक, रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ सेप्टिक टैंक हो गया, और जो अर्बन एरिया वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज सिस्टम होता है। फिर होते हैं एफिलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये एफिलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसको नदियों में छोड़े जाने से पहले हम किसकी हेल्प से ट्रीट करेंगे, एफिलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। एक होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, सीवेज यानी कि ह्यूमन वेस्ट, और एफिलुएंट यानी कि जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलने लग रहा है। फिर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये हमने अभी देख ही लिया था, सॉलिड वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन की हेल्प से। कंपोस्टिंग क्या होती है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको आपने फर्टिलाइजर बना दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कंपोस्टिंग हो गई। फिर आता हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनका हम रोल देखने लग रहे थे, तो वो किस चीज़ में हेल्प करेंगे, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, एयर फिल्टर्स की हेल्प से। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं एयर फिल्टर लगाएंगे ताकि एमिशन ही कम हो। ग्रीन बिल्डिंग लगाई जाएंगी, बनेगी ऐसी बिल्डिंग जो कम से कम एनर्जी का कंजप्शन करे और कम से कम पोल्यूशन करे। अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, भाई जो प्रॉपर ऐसी प्लानिंग करेंगे, वेंटिलेशन होगा बिल्डिंग में, और एक्स्ट्रा भाई जैसे एसी वगैरह हो गई उस चीज़ की हमें कम से कम ज़रूरत पड़े, पोल्यूशन फ्री जोन्स बनाए जाएंगे। तो सिविल इंजीनियर इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, यानी कि आईटी इंडस्ट्री का क्या रोल है हेल्थ केयर के अंदर। इंजीनियर डेवलप हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर एंड एआई बेस्ड डायग्नोसिस। भाई आगे आगे चल के क्या हो जाएगा, एआई बेस्ड डायग्नोसिस हो जाएगा। जो डॉक्टर हैं वो एआई वाले डॉक्टर आ जाएंगे, जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप उनको अपने सिम्टम्स बताओगे और वो इन सिम्टम्स के बेस में आपको मेडिसिन या फिर जो भी और एडवाइस है वो दे देंगे। तो टेली मेडिसिन आज के दिन आने लग रही है, फ़ोन के ऊपर ही आप डॉक्टर से बात करके अपनी मेडिसिन ले सकते हो। एआई इन हेल्थ केयर, भाई मेडिकल आपने स्कैन करवाए, एमआरआई सीटी या अल्ट्रासाउंड, तो रोबोट ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने देख के बता दिया आपको कि भाई इस पर्सन को ये डिजीज़ हो सकती है, डॉक्टर की उसने हेल्प कर दी। हेल्थ की ऐप आने लग रही है, भाई आप अपनी फिटनेस को ट्रैक कर सकते हो। घड़ी आ गई, भाई डाइट वगैरह हो गई, ठीक है। फ़ोन ही बता देगा आपको क्या डाइट फॉलो करनी है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो। फिर आता है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वे हॉस्पिटल्स को क्रिएट करेंगे, क्लिनिक्स बनाएंगे यानी, एंड सैनिटेशन सिस्टम, भाई जो सीवर हो गया, पाइपलाइंस वगैरह हो गई, तो वो सब कौन डेवलप करेगा, वो इंजीनियर्स ही डेवलप करेंगे। स्मार्ट टॉयलेट एंड ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन, इम्प्रूव दी अर्बन हाइजीन। तो भैया हमने इंजीनियर्स का रोल देख लिया कि भाई पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में उनका क्या रोल था। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑन दी हेल्थ एंड सैनिटेशन। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए। तो गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड लॉन्च दी वेरियस हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव दी पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग देशों की सरकार ने अलग अलग टाइम टू टाइम स्कीम लॉन्च की गई हैं। जैसे इंडिया में रिसेंट टाइम में हम सबसे बड़ी स्कीम देखें तो कौन सी थी, स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। भाई पूरे इंडिया को हमें क्लीन करना है। तो सबसे पहले हम इंडिया के प्रोग्राम देख लेते हैं कौन कौन से थे। इंडिया में प्रोग्राम था स्वच्छ भारत मिशन। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना।
ठीक है। तो ओपन डेफिकेशन हमने देखा क्या था, खुले में शौच करते थे जो लोग, तो उसको फ्री करना, यानी अब कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री। प्रमोट दी वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस, वेस्ट को मैनेज अच्छे से करेंगे और क्लीनलीनेस इंप्रूव करेंगे। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव था, स्वच्छ भारत मिशन का। भैया आप इधर उधर कूड़ा करकट नहीं फैलाओगे, उसको डस्टबिन में डालोगे, सूखा कचरा अलग करोगे, गीला कचरा अलग करोगे, तो इस टाइप की चीज़ें। इस मिशन की अचीवमेंट क्या थी भाई, 10 करोड़ टॉयलेट बनी ग्रामीण भारत में, और हाइजीन यानी कि साफ सफाई के रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस आई। सेकंड स्कीम क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएम जय, यानी कि जो गरीब लोग हैं, लो इनकम फैमिली हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री हेल्थ केयर। तो ये किसका मिशन था, आयुष्मान भारत योजना का। इसके अंदर सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिसिनल कॉस्ट इंक्लूड थी। फिर आता हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, रूरल और अर्बन हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए। तो इसके की प्रोग्राम क्या थे, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। भाई जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जननी सुरक्षा, भाई जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ के लिए। फिर आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का क्या मतलब है, सभी घरों में साफ पानी हम प्रोवाइड कर पाएँ, किसकी हेल्प से, टेप की हेल्प से। ठीक है, हर घर में पानी का कनेक्शन हो। तो ये किस मिशन का ऑब्जेक्टिव है, जल जीवन मिशन का। फिर नेक्स्ट आता हमारे पास नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी कि पोषण अभियान। इस पोषण अभियान का क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेल न्यूट्रिशंस को हम कम करेंगे, अनीमिया को कम करेंगे, लो बर्थ वेट को हम कम करेंगे। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनसे रिलेटेड अभियान है, कौन सा अभियान, पोषण अभियान। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इसमें सप्लाई की गई, जो भाई न्यूट्रिशन सप्लाई किए गए इनको, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको न्यूट्रिशन दिए भाई, आयरन आयरन की गोलियां दी उनको, ठीक है, ताकि अनीमिया वगैरह ना हो, हीमोग्लोबिन उनका प्रॉपर हो। उसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई, राष्ट्रीय जो ये पोषण अभियान है उसके अंदर। उसके अलावा दोस्तों आप ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम भी देख सकते हो भाई, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या प्रोग्राम था, वास प्रोग्राम। नाम से ही पता चलने लग रहा है भाई, हम हाथों को धोएंगे, रोज नहाएंगे, तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन डेवलपमेंट इसके ऑब्जेक्टिव थे। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, ये किसके रिलेटेड है, क्लीन वाटर के लिए। ये किसके लिए है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए। भाई सभी को क्लीन वाटर मिलेगा और सैनिटेशन की फैसिलिटी अच्छे से होगी। फिर है ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, ये भी WHO की एक स्कीम है। जो पोलियो बीमारी है वो हम जड़ से ख़त्म करेंगे। तो पोलियो किसकी वजह से होती है, पोलियो वायरस की वजह से होती है। फिर हमारा दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर आता है, एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ सैनिटेशन एंड ह्यूमन हेल्थ। भाई इसके और क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ प्योर सैनिटेशन ऑन हेल्थ। अगर भाई सैनिटेशन अच्छे से नहीं होगा तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, तो कंटेमिनेटेड वाटर, प्रदूषित पानी मिलेगा आपको। वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन होगा और रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच होगा तो डिजीज फैलने का खतरा, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज फैलने का खतरा ज़्यादा होगा। तो पुअर सैनिटेशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती हैं। फिर आता है रोल ऑफ इंजीनियर्स इन पेंडेमिक कंट्रोल। भाई इंजीनियर्स का क्या रोल है किसी भी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अब भाई कोविड-19 के अंदर देखा, इंजीनियर्स ने क्या किया, बहुत जल्दी वैक्सीन को डेवलप किया। क्वारंटीन सेंटर और हॉस्पिटल को बहुत स्पीड से क्रिएट किया गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैनिटाइजर, फेस मास्क एंड PPE किट, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी देखने को मिली। तो वो किसकी वजह से हुआ, जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है उसकी वजह से ही हुआ। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं सैनिटेशन और हेल्थ केयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो फ्यूचर ट्रेंड अगर हमें देखने होंगे तो आज के दिन सबसे पहले नंबर पे क्या चलने लग रहा है,
एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ड्रीवन वेस्ट मैनेजमेंट, फ्यूचर में जो भी चीज़ें होंगी भाई वेस्ट का मैनेजमेंट होगा तो भी वो कौन करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। भाई स्मार्ट बिन फॉर ऑटोमेटिक वेस्टेज सॉर्टिंग, स्मार्ट बिन यानी भाई स्मार्ट ये कूड़ेदान आ जाएंगे, जो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, प्लास्टिक का, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, उसको अपने आप सॉर्ट कर देगा वो। स्मार्ट टॉयलेट आ जाएंगे, डिटेक्ट दी अर्ली साइन ऑफ डिजीज फ्रॉम द यूरिन सैंपल। मतलब बहुत आगे की चीज़ है ये, बड़े बड़े देशों के हिसाब से आप इनको समझ सकते हो, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड ये बताए गए हैं। सोलर पावर वाटर प्योरीफिकेशन, तो जो वाटर की प्योरीफिकेशन है वो सोलर एनर्जी की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये वाली स्कीम तो इंडिया में भी लागू हो सकती है। प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द रिमोट एरिया, जो दूर दराज के एरिया वहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सकता है इसकी वजह से। तो इस चैप्टर का भाई हम कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, तो इंजीनियरिंग इनोवेशन इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। जो अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में, उसकी वजह से क्या है, ह्यूमन की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। इंजीनियरिंग सेक्टर में एडवांसमेंट होगा तो पब्लिक हेल्थ में सुधार होगा। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिजीज प्रिवेंशन एंड क्लीनलीनेस अवेयरनेस। तो जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, तो डिजीज प्रिवेंशन एंड क्लीनलीनेस अवेयरनेस में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सैनिटेशन सिस्टम को एनहेंस कर रही है और हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। तो भाई इंजीनियरिंग का रोल रहेगा इसमें, प्रॉपर सैनिटेशन रहेगी तो एनवायरनमेंट हमारा साफ़ सुथरा रहेगा, पब्लिक हेल्थ पे रिस्क कम होएगा, और गवर्नमेंट को हेल्थ और हाइजीन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि लिविंग कंडीशंस में सुधार हो सके। सो बाय अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कैन कंट्रीब्यूट टू ए सेफर एंड हेल्दियर सोसाइटी। तो भाई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कौन, जैसे कि इस वीडियो को हम देखने लग रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो ज़्यादातर हम इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे होंगे इस टाइम। तो हम सेफर एंड हेल्दियर सोसाइटी को बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करके। तो दोस्तों ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन का ये टॉपिक था, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, ये स्मॉल टॉपिक था, ठीक है। तो इसको इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से यूपीएससी के अभी तक हम 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बता ही दी है, भाई आपको टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है तो उसका लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे कम प्राइस में लेने के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर लेना दैया10, तो 10% का इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी प्राइस इसमें चलने लग रहा होगा, ठीक है। 100% रिफंड अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, बाकायदा आपने टेस्ट सीरीज़ कम से कम अटैम्प्ट तो की हो, ठीक है, कम से कम आपको अटैम्प्ट तो करनी ही पड़ेगी तभी रिफंड होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी आप भाई कमेंट करके बता सकते हो, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो भी आप बता देना। इस वीडियो में इतना, थैंक यू। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।